तो मेन यही है डॉपलर प्रभाव। फिर ये है सूत्र दे के रखा है, v बराबर अंडर रूट गामा पी अपॉन रो का उपयोग कर स्पष्ट कीजिए कि वायु में ध्वनि की चाल क्या होगी। चाल क्यों? पहला, दाब पर निर्भर नहीं करती, दूसरा ताप के साथ बढ़ जाती है। सबसे पहले देख लेते, दाब पर निर्भर नहीं करती, इसकी चाल कहा है इनने, वायु में ध्वनि की चाल। तो ध्वनि की चाल होती क्या है, सबसे पहले तो हमने लिखा, इनने दे के रखा है जो v बराबर, वही लिख दिया। अब आदर्श गैस समीकरण क्या होता है हमारे पास, पी बराबर आर टी। पी बराबर आर टी, ठीक है। तो यहाँ देखो ये जो भी है, भी मतलब आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान क्या है हमारे पास, एम। घनत्व क्या है, घनत्व अभी हमने यहाँ लिखा है डी, वहाँ यहाँ लिखा है रो। रो भी लिखते हैं, डी भी लिखते हैं घनत्व को, ठीक है, दोनों घनत्व ही है। तो यहाँ लिख दिया एम अपॉन में रो बराबर आर टी। अब हमने यहाँ पी अपॉन में रो की वैल्यू निकाल ली, पी अपॉन रो क्या होगी, एम को नीचे भेज दो, तो आर टी अपॉन में एम। अब यहाँ देखो ये पी अपॉन रो लिखा है, यहाँ पी अपॉन रो है दोनों की, यहाँ से वैल्यू उठा के इसमें रख दी भी में। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, भी में रखेंगे तो भी बराबर आ जाएगा अंडर रूट गामा आर टी बटे में एम। अर्थात नियत दाब पर यदि पी का मान बदलेगा तो उसके साथ रो का मान भी इतना ही बदल जाएगा, क्योंकि देखो अगर मान यहाँ से पी का मान हम बदल रहे हैं तो रो का मान भी बदलेगा, ताकि पी अपॉन रो नियत रहे। अगर मान लो हमें पी अपॉन रो की वैल्यू चाहिए है 1, ठीक है, अभी पी की वैल्यू है 5, रो की वैल्यू है 5, तो 5 से 5 कटा तो 1 आ गया। मान हमने पी की वैल्यू बढ़ा के 6 कर दी, तो अब रो की वैल्यू अगर हमें आंसर 1 ही चाहिए है तो रो की वैल्यू को हम क्या करेंगे, उसको ही बढ़ाना पड़ेगा, उसको हम 6 करेंगे। अगर इसको हम घटा के 4 काटें तो इसकी वैल्यू भी घटानी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि अगर हम पी के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेंगे, घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो रो को भी घटाना या बढ़ाना पड़ेगा, मतलब इस पर निर्भर करता है। तो भी बराबर जो ये फॉर्मूला है, इसमें दाब पी का मान बदलने पर पी अपॉन रो का मान नहीं बदलेगा, मतलब जो पी अपॉन रो की वैल्यू आएगी वो हमेशा समान रहेगी। जैसे यहाँ 1 है तो 1 ही रहेगी, ठीक है। फिर है ध्वनि की चाल पर दाब परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इन्होंने कहा जो पी जो है दाब है, दाब में परिवर्तन होगा ही नहीं। और अब सेकंड वाला था कि ताप में क्या हुआ, तो ताप पर कैसे ये निर्भर है, अंडर रूट टी, इस तरह से ये निर्भर है। तो किसी गैस में ध्वनि की चाल गैस के परम ताप के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, ये तो यही दिख रहा है, ये परम ताप टी है, इसका वर्गमूल ये है, और ये इसके अनुक्रमानुपाती होती है। अब ये है, अभी हमने देखा था बांसुरी वाला, ठीक है, अब हमें देखना है डोरी वाला। तो एक डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न होते हैं, ये हमें सिद्ध करके देखना है। या तो फिर ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन कि तनी हुई डोरी के कंपनों के लिए सिद्ध कीजिए x1 समानुपाती x2 समानुपाती x3 बराबर 1 समानुपाती 2 समानुपाती 3। तो देखते हैं इसके लिए, तो तनी हुई डोरी में प्रसामान्य विधाएं, तो चूंकि अप्रगामी तरंग का विस्थापन, अब ये समीकरण है किसके लिए, अप्रगामी तरंग के लिए। तो y बराबर होता है 2a, ये इसका आयाम कहलाता है, ये लिखा है a, ये होता है आयाम, 2a साइन 2 पाई एक्स अपॉन में लैम्डा कॉस 2 पाई भी टी अपॉन में लैम्डा। ये किसके लिए, अप्रगामी तरंग के लिए इसका विस्थापन समीकरण, जैसे हमने निकाला था किसके लिए, दोलन वाली, उसके लिए निकाला था, आवर्त गति के लिए, लोलक के लिए। तो ऐसे यहाँ पर भी है विस्थापन समीकरण, तो ये पहले से हम मान के चलेंगे कि ये इसका विस्थापन समीकरण है। अब सबसे पहले स्थिति कहाँ है, x बराबर 0 लिया और एक x बराबर l लिया, तो यहाँ से यहाँ तक हमने डोरी बांध दी है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो विस्थापन 0 है इन दोनों सिरों पर, क्योंकि हमने डोरी बांधी है 0, और ये l पूरी l लंबाई है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है
तो यहाँ वाली जो डोरी है वो तो यहाँ तो बिल्कुल नहीं जा पाएगी, क्योंकि वो यहाँ पर पहले से फिक्स है। तो ये हमारी दो पोजीशन है जो कि दृढ़ सिरों पर है। तो x बराबर 0 है, तो अगर यहाँ ये x डायरेक्शन है और ये y है, अगर x 0 है तो हमारे पास y भी यहाँ 0 होगी, अगर x l है तो भी यहाँ y 0 होगी, मतलब ऊपर कहीं गई नहीं है वो डोरी। ठीक है, तो समीकरण 1 से क्या स्पष्ट हो गया, x 0 पर y 0, परंतु और x 0 पर y 0 कैसा, ये वाला। ये देखो ये जो फॉर्मूला है इसमें रख दो, जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ वहाँ 0 रख दो, फिर y की वैल्यू निकालो। तो ये देखो x 0 है और साइन ये अगर 0 है तो ये पूरा 0 बना देगा, और साइन 0 होता है 0, तो 0 का गुणा किसी में भी करोगे तो आंसर आएगा 0, मतलब y हमारा हो जाएगा 0। ये तो हो गया पहले कंडीशन के लिए। अब दूसरी थी कि अगर x बराबर 0 है, x बराबर l है, तो y क्या होगा। अब यहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ l रख दो, तो 2 पाई l अपॉन में लैम्डा हो जाएगा। तो देखो ये आ गया, जब हम x बराबर l रख रहे हैं तो y बराबर 0 हो रहा है। उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि जहाँ पर y है y की जगह रख दो 0 और x की जगह रख दो l। ये रख दिया x की जगह l, y की जगह 0, तो हमारे पास इतनी वैल्यू आ गई। अर्थात t के सभी मानों के लिए, t कहाँ है ये, अब t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू सबसे पहले 0 रखी, फिर उसके आगे हम रखते गए 1 2 3 4 ऐसे। तो अभी सबसे पहले देखते हैं 0 के लिए क्या आ रही है। तो 0 के लिए क्या आएगी, जब हम t 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है, cos 0 होता है 1, तो यहाँ पर y तो पहले ही 0 है, तो 0 बराबर हमारे पास कितना बचा 2a साइन 2 पाई l अपॉन में लैम्डा, cos 0 तो हो गया 1। अब ये 2a है इसको इस साइड भेज दो 0 के साइड, तो 0 के बटे में चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ साइन 2 पाई l अपॉन में लैम्डा बराबर 0। अब हमें यहाँ से 2 पाई l अपॉन लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ये वाली। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे, ऐसे रख सकते हैं। देखो साइन 0 क्या होता है 0, और क्या हो सकता है, साइन 90 कितना होता है 1, फिर साइन 180 क्या होता है, 180 को हम लिखते हैं 180 डिग्री है, उसी को हम लिखते हैं पाई, तो साइन 180 भी 0, तो हम यहाँ लिखेंगे पाई भी 0 है, फिर 2 पाई भी 0 है, ऐसे 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 एन पाई तक चली जाती है वैल्यू कि एन पाई तक 0 ही है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि साइन साइन यहाँ पर अगर मान लो कि यहाँ लिखा है साइन एन पाई, ठीक है, तो साइन साइन अभी हटा दो, तो हमारे पास कितना बचेगा 2 पाई l अपॉन लेमडा बराबर 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है, 2 पाई हो सकता है, ऐसे ऐसे n पाई तक जा सकता है। तो हमने यहाँ पर लिख लिया 2 पाई l अपॉन में लेमडा बराबर n पाई। ठीक, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, बचेगा कितना हमारे पास, और यहाँ पर ये लेमडा है, हमारे पास बच रहा है 2l अपॉन में लेमडा बराबर n। अब यहाँ से लेमडा को वैल्यू निकालो, तो लेमडा अगर इस साइड हम लेमडा ले लें तो n इस साइड जाएगा, तो 2l अपॉन में n बराबर लेमडा, ये आ गया। ठीक है, लेमडा की वैल्यू आ गई। अब हमें सबसे पहले निकालना है कंपन की प्रथम विधा, सबसे पहले वाली विधा में जहां हम n बराबर मान रहे हैं 1, लेमडा 1 बराबर मान रहे हैं 2l, ये रस्सी की दूरी है l, और वापस से वो तरंग आएगी ऐसी ऐसी ऐसी, फिर ऐसी ऐसी ऐसी, तो वो कितनी हो गई l l 2l, तो यहाँ हमने लंबाई कितनी मान ली 2l। n1 कितना हो गया, v अपॉन में लेमडा 1 होता है, तो लेमडा 1 की वैल्यू है 2l, तो v अपॉन 2l। अब यदि डोरी में तनाव T है और डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान m है, तो अनुप्रस्थ तरंग की चाल यह भी हमने निकाली थी, लिखी थी, अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है T अपॉन में m, T अपॉन m तो ऐसी रहेगी, ये किसकी वैल्यू आ गई v की, और v कहाँ लिखा है, ये लिखा है n बराबर v अपॉन में 2l, तो ये v की वैल्यू उठा के इधर रख देंगे, तो कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2l तो रहेगा ही, अंडर रूट T अपॉन m आ जाएगा। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास आ गई आवृत्ति प्रथम कंपन के लिए, कंपन की प्रथम विधा के लिए। और ये जो पहली आवृत्ति आई है इसे हम कहते हैं मूल स्वर या प्रथम सन्नादी स्वर,
जो सबसे पहला स्वर निकलेगा, तो ये मूल स्वर हो गया। अब कंपन की द्वितीय विधा देखते हैं। द्वितीय विधा के लिए हम n बराबर 2 ले लेते हैं, और पहले के लिए हमने क्या लिया था, लैम्डा के लिए l, सबसे पहले लैम्डा के लिए लिया था 2l, डबल लंबाई मान ली थी। ठीक है, अब मान लेते उसकी आधी लंबाई मान लेते हैं। कंपन की द्वितीय विधा के लिए n बराबर 2 है और लैम्डा 2 बराबर है 2l अपॉन में 2। 2l अपॉन 2 क्यों मान लिया, क्योंकि जो अभी दूरी है, जो कि हमने दूरी ली थी, अब उसकी आधी लेनी है। द्वितीय विधा में क्या करेंगे, हम उसको आधा कर देंगे। तो आधा करने के लिए 2l अपॉन में 2 लिख लिया। तो n2 कितना हो जाएगा, n2 होता है v अपॉन में लैम्डा 2, और यहाँ लैम्डा 2 क्या मान लिया हमने, 2l अपॉन में 2, तो ये हो गया 2v अपॉन में 2l। अब हम v की वैल्यू रख देंगे, v की वैल्यू ये वाली अंडर रूट टी अपॉन एम, यहाँ रख दिया अंडर रूट टी अपॉन एम, तो 2 अपॉन में 2l अंडर रूट टी अपॉन एम। अब ये देखो n1 क्या था, 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम, तो 1/2l अंडर रूट टी अपॉन एम, ये पूरा हो जाएगा n1, तो n2 बराबर आ जाएगा 2n1। अब ये कहलाती है द्वितीय सन्नादी और प्रथम अधिस्वरक। अब हमें निकालना है कंपन की तृतीय विधा। तृतीय विधा क्या हो जाएगी, जो हम फिर मानेंगे n बराबर 3, लैम्डा 3 बराबर 2l अपॉन में 3 आ जाएगा। तो n3 कितना हो जाएगा, v अपॉन में लैम्डा 3, लैम्डा 3 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, फिर हमने v की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, तो कितना आ गया अब हमारे पास इतना। और यहाँ से ये होता है n1, तो ये हो जाएगा 3n1, तो हमारे पास n3 कितनी आ गई, 3n1। तो ये एक क्या कहलाएगी, तृतीय सन्नादी और द्वितीयक अधिस्वरक। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये आया कि n1 समानुपाती n2 समानुपाती n3 जो है वो 1 2 3 4 ऐसे चलता जाता है। स्पष्टतः तनी हुई डोरी में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी उत्पन्न किए जा सकते हैं। अगर हम डोरी के लिए देखें तो सम भी मिलेंगे और हमें विषम भी मिलेंगे। अब ये एक प्रैक्टिकल है, ये वाला अनुनाद नली वाला। इसमें क्या होता है, अनुनाद नली से ध्वनि का वेग ज्ञात करने के लिए प्रयोग। अब ये प्रयोग ऐसा है जैसे यहाँ ये कांच की एक नली है, जो पानी भरा है। ठीक है, क्या क्या है देखते हैं। देखो, टी है अनुनाद नली, सी है कांच की नली, ये कहाँ पर है, ये है कांच की नली ये वाली, और ये वाली जो बड़ी नली है ये है अनुनाद नली, हम अनुनाद उत्पन्न करेंगे। आर, आर ये है, ये यहाँ जो थोड़े थोड़े से हिस्से लगे हैं ये हमारे पास रबड़ की नली है। पी, पी है पिच कॉक, कहाँ लगा है, ऐसे हमारा पैमाना, ये स्केल लगा दिया तो इसकी पैमाना स्केल है। बी यहाँ पर ये कुंड है पानी वाला, इसमें और रिजर्वर है। एफ है स्वरित्र, यहाँ देखो ये एफ है, फोक भी कहते हैं इसको। तो ये क्या करता है, लोहे का बना रहता है, तो जैसे ही हम यहाँ पर जैसे कहीं पर हमने इसको मारा तो इसमें क्या होगा, टन आवाज आएगी, फिर ये ऐसा वाइब्रेट करता रहेगा और हम इसको इस अनुनाद नली के पास मिलाएंगे। वाइब्रेट करेगा तो क्या होगा, हवा के कणों को वो वाइब्रेट करेगा तो तरंग उत्पन्न होगी, तरंग उत्पन्न होगी तो फिर से वही हमें अनुनाद मिलेंगे अलग अलग लैम्डा के। तो इसमें क्या करते हैं, ये है पी विचकार, ये वाला हिस्सा पी। तो माना कि एन आवृत्ति के स्वरित्र के साथ अनुनाद की प्रथम स्थिति में अनुनाद नली के बंद सिरे से, बंद सिरा कौन सा अनुनाद नली का, ये बंद सिरे से खुले सिरे तक की लंबाई, इसकी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है L1, और अनुनाद की द्वितीय स्थिति में लंबाई कितनी हो जाएगी, द्वितीय स्थिति में हम थोड़ा पानी कम कर दिया तो थोड़ी छोटी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी तो L2 मान लेंगे तब। जैसे कि यहाँ मान लीजिए, ठीक है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, खुले हिस्से से उसके पानी तक की लंबाई L1, ये पूरी नहीं आएगी, इतनी आएगी L1, और खुले हिस्से से
इस वाले पान तक की लंबाई ये है L2। तो जब यहाँ से वाइब्रेट होगा तो पहली बार में तो वो यहाँ टकराएगा और तरंग यहाँ वापस चली जाएगी। जब हमने मान लो और खाली कर दिया तो क्या हुआ, जो यहाँ टकरा के वापस जा रही थी अब वो यहाँ तक तो आएगी लेकिन वो और अंदर जाएगी, फिर यहाँ टकराएगी, यहाँ से वापस आएगी, ऐसे जाएगी। तो ये इस तरह से बदलेगी। तो अब यहाँ हमने इसको कितना माना कि ये है λ/4 और ये कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो ये है 3λ/4। और ये इसका बन गया प्रस्पंद। निस्पंद कहाँ बन रहा है, देखो ये निस्पंद है, ये प्रस्पंद है। निस्पंद को बोलते हैं नोड्स और प्रस्पंद को बोलते हैं एंटी नोड। ठीक है, तो ये नोड का एन लिखा है मतलब निस्पंद, और ए है एंटी नोड मतलब ये है निस्पंद। तो हमारा ये हो गया, यहाँ एक निस्पंद बन रहा है, यहाँ दो निस्पंद बन रहे हैं, यहाँ पर एक प्रस्पंद बन रहा है, यहाँ दो प्रस्पंद बन रहे हैं, तो मतलब 2 2 4। यहाँ पर कितनी, सिर्फ 2। और ये ई क्या है, ये ई है जो हमने संशोधित करा है, मतलब थोड़ा सा कि ठीक है इधर तक हम मान ले रहे हैं, ऐसा एक पैरामीटर टाइप का मान लिया है, उसको हमने कहा ये ई है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहा कि अगर L1 में ई और जोड़ दो, थोड़ी सी लंबाई और जोड़ दी जाए तो ये मिला के बना लेगी ये λ/4। ठीक है, L2 में भी अगर हम ई जोड़ देते हैं तो ये मिला के बना लेती है 3λ/4, मतलब हो सकता है थोड़ी कम ज़्यादा हो, इसलिए हमने ई माना वहाँ पर। हमारे पास 2 समीकरण होगा, समीकरण 1 और 2। अब इन दोनों समीकरण को हमें घटा देना है। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को हम घटाएंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, कितना बचेगा, L2 प्लस ई माइनस L1 माइनस ई बराबर 3λ/4 माइनस λ/4, क्योंकि 2 में से 1 को घटा रहे हैं। फिर क्या क्या कटेगा, ई से ई कट गया तो L2 माइनस L1 बचा, यहाँ क्या आ जाएगा 4, इसका एलसीएम आ जाएगा तो 3λ माइनस लैम्डा हो जाएगा। तो कितना बचेगा हमारे पास 2λ/4, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना λ/2, तो ये आ गया λ/2। अब क्या करा, इस 2 को साइड भेज दिया, लैम्डा बराबर आ गया 2 इंटू L2 माइनस L1। अतः दिए गए ताप मतलब टी डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होगा, तो हमने कहा v बराबर कितना होता था n लैम्डा, तो यहाँ से v बराबर रखा n और लैम्डा की वैल्यू यहाँ रख दी, तो 2 L2 माइनस L1 कितनी आ गई। अब प्रेक्षण एवं गणना, गणना हम कैसे करेंगे, ये बस इसमें पूरा प्रैक्टिकल रख दिया है हमने इस क्वेश्चन में। तो गणना के लिए सबसे पहले हमें कमरे का ताप चाहिए, सौरित्र की आवृत्ति कितनी है वो चाहिए, फिर एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल के लिए कि ए उसकी क्या है, बी क्या है, मतलब कांच की लंबाई है क्या है उनकी, जो कांच का खुला सिरा है जिसका मुंह है वो कितना सेंटीमीटर है, बी कितना सेंटीमीटर है जो कांच की नली है सी, उसमें क्या है L1 बराबर कितनी लंबाई है। तो ये सब कुछ इधर पर कैलकुलेशन वाली है, इसकी प्रेक्षण सारणी बनानी पड़ेगी, तो उसके बाद उसकी गणना लिखनी पड़ेगी। फिर कुछ सावधानियां हैं कि क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब ये देखो प्रगामी तरंग तो हम देख चुके हैं, अब प्रगामी तरंग का समीकरण कैसे निकालते हैं ये देख लेते हैं। कैसे निकलेगा प्रगामी तरंग का समीकरण। तो माना कि किसी माध्यम में प्रगामी तरंग धनात्मक x अक्ष की ओर संचरित कर रही है, ये थे, ये x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक तरंग है जो कि प्रगामी तरंग है, तरंग की दिशा यहाँ है, सीधी जा रही है, और इसकी तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होगी, ये वाले हिस्से से वापस जब तक रिपीट ना हो जाए वो वाला हिस्सा, देखो यहाँ से शुरू हुआ और वापस वहीं पर आ गया, तो ये पूरी आई हो गई इसकी तरंग दैर्घ्य।
ठीक है, तो ये तरंग दैर्घ्य है। अब यहाँ पर देखो ये जो सीधा है ये क्या है, तो ये बताया गया है कि वो तरंग अगर हम उसको खींच के सीधा करें तो यहाँ तक जा रही है। ठीक है, तो अगर, और यही कहलाती है तरंग दैर्घ्य। यहाँ से अगर हम 1 स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ तक ये जो हिस्सा है 1 से लेकर 9, अगर हम उसको खींच के सीधा करें तो वो यहाँ से यहाँ तक आ पाएगा, और यही हमारा पूरा लैम्डा। अब कहा कि तरंग के संचरित होने पर माध्यम के कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों तरफ कंपन करते हैं। तो बताइए हमें, यहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, नहीं जाएंगे, दोनों स्थिति के दोनों दिशाओं की तरफ कंपन करेंगे। किसी क्षण टी पर कणों की स्थितियां जो कि हमने अभी देखी है उसमें प्रदर्शित है। चित्र में कणों की इन स्थितियों को मिलाने पर प्राप्त वक्र की, जो वक्र है प्राप्त हो रहा है ऐसा ऐसा, वो होती है प्रगामी तरंग। अब माना कि मूल बिंदु O पर स्थित कण एक प्रारंभ में t बराबर 0 पर अपना कंपन प्रारंभ करता है। ठीक है, यहाँ चित्र देख लेते हैं कहाँ गए, ये देखो, ये एक पर यहाँ से कोई है कण जो कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है जाना, 1 से 2 जाएगा, 2 से 3, यहाँ से उसने स्टार्ट करा t बराबर 0 पर, जब समय 0 था। अब यदि t सेकेंड पश्चात एक कण का विस्थापन y हो गया, थोड़ा सा चल के वो यहाँ पर पहुंच गया, एक कण थोड़ा सा विस्थापित हो गया, y दूरी इसने चल ली, तो y के लिए समीकरण क्या होगा, जो हम दोलन के लिए क्या लिखते थे समीकरण, क्योंकि ये तरंग के फॉर्म में चलता है, तरंग के लिए हम साइन लिखते हैं, साइन ओमेगा टी, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी लिख लिया, a होता है आयाम। ठीक है, अब ओमेगा कितना होगा, ओमेगा का तो फॉर्मूला ही होता है 2πn, और n बराबर होता है 1/t, तो 2πn लिख सकते हैं या फिर 2π/t लिख सकते हैं, ये ओमेगा का फॉर्मूला है। जैसे जैसे तरंग कण एक से आगे बढ़ती जाती है, अन्य कण भी अपना कंपन करना प्रारंभ कर देता है, दूसरे कण भी कंपन करने लगेंगे। अब यदि तरंग की चाल भी है तो कण एक से x दूरी पर स्थित कण 6 तक तरंग को पहुंचने में x/v सेकेंड लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर भी लग रहा है और x दूरी तय करनी है तो जो कितना समय लगेगा, तो x/v लगेगा। अतः मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण 6 तक पहुंच गया है, 6 पॉइंट है, कण 1 से 6 तक के बीच की दूरी x है, तो उसको समय लगेगा x/v सेकेंड। ये देखो 6 कहाँ है, यहाँ तक, 1 से चला, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ये यहाँ तक 6 तक आ गया। तो यहाँ अगर इन दोनों के बीच की दूरी x है और एक छोटा 1 से लेकर 2 तक चलने में उसको भी टाइम लगता है, तो पूरी x दूरी चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो x/v भी लग जाएगा। x/v सेकेंड पश्चात कंपन प्रारंभ होता है, अगला कंपन स्टार्ट हो गया। स्पष्टतः किसी ही क्षण t पर कण 6 का विस्थापन वही होगा जो उस क्षण x/v सेकेंड पहले होगा, मतलब सेम कंपन करेंगे, अगर वो बार बार x दूरी तय कर रहा है तो उतनी कंपन फिर से करेगा। तो हमने कहा कि t में से x/v को माइनस कर दे रहे हैं, यहाँ पर टोटल मान लो, टोटल समय t है, और x में कितनी दूरी में x दूरी तय करने में कितना समय लगा, x/v लगा। दूरी का फॉर्मूला, समय का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर मतलब v बराबर दूरी बट्टे समय मतलब x/t। तो अगर t बराबर निकालो तो t बराबर कितना होगा, x/v। अगर टोटल टाइम है, हाँ इन्होंने बोला टोटल टाइम t है, तो देखो ये दूरी आ गई, ये मतलब ये भी समय है, तो टोटल समय में से माइनस कर देंगे उस दूरी को चलने में लगा समय, तो t-x/v ये आ गया। और एक के लिए आ गया कि एक से वहां तक कितना टाइम लग रहा है। अतः मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण 6 का t समय पर विस्थापन कितना होगा, तो t समय पर विस्थापन हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा, और अब जो हमने यहाँ पर कैपिटल T लिखा था, ये वाला, ये a स्मॉल t, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, t माइनस x/v, तो इसकी जगह में रख दिया t माइनस x/v।
तो y बराबर हो गया a साइन, अब ओमेगा की वैल्यू अब भी देखी थी 2π/t, वो भी रख दो, तो 2π/t t माइनस एक्स अपॉन भी। तो y बराबर कितना हो गया, y बराबर हो गया a साइन 2π/, भी को यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है, t माइनस एक्स अपॉन भी है। भी को अगर हमें बाहर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस पहले तो भी का यहाँ गुणा करेंगे, तो ये हो गया भी टी, एलसीएम ले लेंगे, और एक भी तो बाहर ही रहेगा, ये वाला नीचे। अब इस नीचे वाले भी को हम बाहर ले लेंगे, तो ये भी टी हो गया, और ऊपर कितना बचा, भी टी माइनस एक्स। अब ये जो भी टी है इसकी वैल्यू होती है लैम्डा। कैसे, अब यहाँ टी जो है वो आवृत्ति है, और हमने फॉर्मूला देखा है एन लैम्डा बराबर एन भी, तो यहाँ एन की जगह भी हमने यहाँ पर लिखा टी, तो लैम्डा बराबर टी भी, टी भी है, ये है टी भी या भी टी बराबर कितना आ रहा है लैम्डा, तो हमने यहाँ लैम्डा रख लिया। तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अतः धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में संचरित प्रगामी तरंग का समीकरण कितना होगा, उसका समीकरण ये हो जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी, ए साइन ओमेगा टी माइनस एक्स अपॉन भी, या फिर कैसे लिख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू रख दो 2π/λ, या तो क्या करो कि इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इस लैम्डा का अंदर गुणा कर देंगे, तो टी अपॉन टी बना लेगा, एक्स अपॉन लैम्डा बना लेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो 3 टाइप से इसका फॉर्मूला है, अकेला एक ही लिख दो बस, पूरा फॉर्मूला निकालो और ये लिख दो, 2 3 ये मत लिखो, सिर्फ एक ही लिख देना। अब है श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए जब ध्वनि स्रोत एक समान चाल से श्रोता की ओर और विपरीत दिशा में गतिशील हो। तो जो अभी हमने डॉपलर का नियम पढ़ा था क्या, जैसे कोई ट्रक आ रहा है हॉर्न बजाते हुए, श्रोता मतलब जो सुन रहा है, ठीक है, जैसे कोई इंसान वहां खड़ा है वो सुन रहा है, तो उसको कितनी आवृत्ति में वो आवाज सुनाई दे रही है, तेज सुनाई दे रही है, धीमी, देखा जाए तो देखो जो ट्रक है उसकी जो हॉर्न बज रहा है उसकी तो आवृत्ति समान है, लेकिन हो क्या रहा है कि जैसे जैसे वो पास आ रही है हमें ऐसा लग रहा है जैसे वो बढ़ रही है, और जैसे जैसे वो दूर जा रहा है तो हमें लग रहा है वो कम होती जा रही है, लेकिन वो ऐसा होगा थोड़ा ना असलियत में, ना तो वो कम हो रही है ना तो वो ज्यादा हो रही है। ले देखिए वो सब श्रोता पर डिपेंड करता है, मतलब जो सुन रहा है उसके कान पर डिपेंड कर रहा है कि हाँ वो पास आ रही है वो दूर जा रही है, दूरी पर डिपेंड करेगा, लेकिन वो उसकी आवृत्ति वैसी चेंज नहीं होती है। तो उसको हम क्या कहेंगे, आभासी आवृत्ति, हमें आभास हो रहा है, वो असलियत में नहीं है लेकिन हमें आभास हो रहा है। तो हमें यही निकालना है कितनी उसकी आवृत्ति होगी जब वो श्रोता की ओर आ रहा है, मतलब जो है पास आ रहा है, और जब वो हमसे दूर जा रहा है तब। तो माना कि एस से उत्सर्जित आवृत्ति, जो अब हमने जैसा ट्रक बोला तो ये एस मान लेते हैं, स्रोत है, स्रोत है, स्रोत मतलब वहां से आवाज आ रही है, तो उत्सर्जित तरंगों की आवृत्ति कितनी आवृत्ति दे रही है, वो कितनी उत्सर्जित कर रही है, एन, तरंग की लंबाई कितनी है लैम्डा, वेग है उसका भी, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, भी बराबर एन लैम्डा। अब स्रोत से 1 सेकंड में भी दूरी तय करके तरंग जब ओ पर पहुंचती है, ओ कहाँ है, ओ मतलब श्रोता, अब यहाँ से तरंग निकली, तरंग निकलते निकलते ऐसे चलते 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 यहाँ तक पहुंच गई, इसकी तरंग दैर्घ्य ये है लैम्डा इतनी, यहाँ से लेके यहाँ तक की तरंग दैर्घ्य हो गई, ये पूरी उसकी दूरी हो गई कि यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, उसका वेग हो गया। स्रोत भी एस मतलब क्या होगा, ये है स्रोत, भी एस दूरी उसी दिशा में तय कर लेता है, मतलब जो इसकी जो स्पीड है भी एस दूरी उसी दिशा में तय कर लेता है जब स्रोत द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित तरंग एन कम स्थान मतलब भी माइनस भी एस में समाएगी, भी माइनस भी एस मतलब इतनी है। अगर जैसे ए यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर ओ है, तो अगर यहाँ पर हमने एस रख दिया, स्रोत को यहाँ रख दिया और यहाँ से वो चल रहा है, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे वो पास नहीं है। अब जो यहाँ खड़ा होगा, ठीक है, ट्रक मान लो यहाँ से आ रहा है, तो जैसे जैसे वो पास आएगा हमें लगेगा और तेज होती जा रही है, मतलब उसकी तरंग दैर्घ्य है वो और भी कम होती जा रही होगी, उसकी आवृत्ति बढ़ती जा रही होगी, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही होगी।
तो हमें ऐसा फील होगा कि जैसे वो कम हो गई, उसकी आवृत्ति कम हो गई। देखो ये पास पास आ गई, पास पास आना है मतलब जल्दी जल्दी मूव करेंगी, 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा घूम लेंगी बार बार, तो उसको वो आवृत्ति कहते हैं। तो जब ये पास आएगी तो मतलब आवृत्ति बढ़ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी कहा गया है कि भी माइनस भी एस में समा जाएगी। अतः तरंग दैर्घ्य घटकर माना कि लैम्डा डैश हो गई। अब वो जब पास पास आएगी तो तरंग दैर्घ्य कम होगी, अभी इतनी थी अब थोड़ी और कम हो जाएगी, तो इसको हमने मान लिया लैम्डा डैश हो गई। तो अब वो लैम्डा डैश कितनी हुई, तो हमने यहाँ लिखा भी अपॉन एन होता फॉर्मूला, तो भी की जगह वो कितना हो गया भी माइनस भी एस अपॉन में एन। अभी हमने इसको दे दिया कि ये है हमारा समीकरण 1। अब यदि श्रोता को जो आवृत्ति है वो एन डैश, ऐसा लग रहा है कि एन डैश हो गई है, मतलब थोड़ी बढ़ गई होगी, एन डैश सुनाई दे रही है, तो भी कितना हो जाएगा एन डैश लैम्डा डैश की वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दो, तो भी कितना हो गया एन डैश भी माइनस भी एस अपॉन में एन। अब एन डैश की वैल्यू निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालेंगे, एन डैश क्या हो जाएगा ये एन और ये वाला भी यहाँ सब चला जाएगा, तो एन भी हो जाएगा और ये भी माइनस भी एस हो जाएगा। तो ये कब के लिए है, ये तब है जब स्रोत श्रोता की ओर जा रहा है, मतलब और तेज आवाज आएगी जैसे जैसे वो पास आ रहा है, ठीक है। और जब दूर जाएगा, दूर जाने में क्या होता है, दूर जाने में हमें जो आवृत्ति है वो और ज़्यादा धीमी सुनाई देगी, कम हो जाएगी आवृत्ति, आवृत्ति कम होगी आवाज़ कम होगी, तो उसकी आवृत्ति के लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब जहाँ माइनस था उसके लिए फिर प्लस आएगा, तो फिर उसकी आवृत्ति इतनी हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे समझे, ठीक है, देखो कि ये थी उसकी पहले की आवृत्ति, ओरिजिनल आवृत्ति इतनी है, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रक जो है, मान लो ट्रक है वो है पास आ रहा है, पास आएगा तो हमें आवाज़ तेज आएगी मतलब तरंगे जो है वो ऐसी ऐसी हो जाएंगी। देखो पास पास आ गई है वही तरंग, लेकिन वही पास में आ जाएगी, और जैसे वो दूर जाएगा तो वो ऐसी हो जाएंगी, और ले दे कि वो है असलियत में ये, लेकिन जैसे वो पास आती है तो हमें एहसास होता है कि वो इतनी हो गई, लेकिन जैसे वो दूर जाएगी तो हमें लगेगा वो इतनी हो गई, लेकिन ओरिजिनल आवृत्ति हमेशा वही रहेगी। तो ये बताया था डॉपलर ने।